नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अब हमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, हमारे वाटर में काफ़ी सारे ऐसे बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं जो कि हमारे पानी के प्रॉपर्टी के साथ हेराफेरी करते हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों, ऐसी कोई इम्प्योरिटीज़ जो कि ज़िंदा हो। पानी के अंदर बहुत सारे ज़िंदा इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी ज़िंदा है। ओके, इनके अंदर भी लाइफ होती है। और दोस्तों, जो वायरसेस होते हैं ये पूरी तरह से लिविंग थिंग्स तो नहीं होते, बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। इसलिए हम लोग वायरसेस को भी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में हमें यही पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे वाटर की प्रॉपर्टी में किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं, और आखिर हम लोग इन बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट से किस तरह से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों, हमारे जो वाटर के सोर्सेस होते हैं उसमें कई तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स दोस्तों दो तरह के होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो दोस्तों, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये मैटर्स जो है ईजिली डिकम्पोज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। लेकिन दोस्तों, जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये ईजिली डिकम्पोज नहीं करते हैं, यानी कि ईजिली सड़ते गलते नहीं हैं। अब दोस्तों, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बड़ा रोल होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ जो है डिकम्पोज नहीं होगी। अब दोस्तों, वाटर में मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, वो एक तरह से एनर्जी का सोर्स बन जाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कार्बन को जो है ईट करते हैं, खाते हैं, और हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स में हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक मैटर्स को एज अ एनर्जी सोर्स फूड की तरह खाने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को दोस्तों हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन और एक होता है हमारा एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब दोस्तों, जो हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ना, ये हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो हमारा एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन में यूज़ होता है, जबकि एरोबिक डिकम्पोजिशन में काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। इसलिए दोस्तों, जो हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन है ना, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होता है, वो फास्टर होता है हमारा एनारोबिक डिकम्पोजिशन के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन का, वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक डिकम्पोजिशन में दोस्तों, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता है, यानी कि वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने का मतलब है दोस्तों कि वो जो एंड प्रोडक्ट होगा हमारा, वो हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट होगा, यानी कि दोस्तों जो वो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि दोस्तों, हमारा मीथेन गैस होता है। ये जो मीथेन गैस होता है दोस्तों, ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारा बनता है। अब मीथेन गैस जो होता है दोस्तों, आप तो जानते हैं ये हमारे गैस सिलेंडर्स में पाया जाता है, और ये कितना रिएक्टिव होता है हमारा कि आग इसमें बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, वो हमारा अनस्टेबल होता है। अब दोस्तों, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि किसी भी वाटर सोर्स में हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना बहुत ही कॉमन सी बात है। अब दोस्तों, उन ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल साबित होते हैं, यानी कि हमारे लिए खतरनाक होते हैं। अब दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं उन्हें हम लोग पाइथोजेंस बोलते हैं, और यही पाइथोजेंस हमारे लिए बीमारियों का कारण भी बनता है। तो इसलिए हम लोग वाटर में पाइथोजेंस को अलाउ नहीं करते हैं, और इसके लिए दोस्तों हमें वाटर को पाइथोजन फ्री बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, चलिए पता करते हैं कि आखिर किस तरह से किसी भी वाटर सैंपल के अंदर हम लोग पाइथोजेंस की क्वांटिटी को पता करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पानी के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ पाइथोजेंस मौजूद होते हैं। एक टाइप का पाइथोजन मौजूद नहीं होता।
तो इसीलिए दोस्तों हर एक टाइप के पाइथोजन के बारे में स्टडी कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, खर्चीला पड़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं और पाइथोजन की क्वांटिटी को पता करने के लिए हम लोग किसी और मीडियम का यूज़ करते हैं, और वो मीडियम है दोस्तों कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्योंकि दोस्तों जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो हमारे पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस को दर्शाते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वहाँ वहाँ हमारा पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होगा। और यार जहाँ जहाँ हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर हमारे पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है दोस्तों, वो एक तरह से कॉमन लिंक बन जाता है हमारा पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी भी वाटर में पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज को काउंट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज, हम लोग जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज को काउंट कर लेते हैं, और उसी से हमें पता चल जाता है कि वाटर में पाइथोजेंस प्रेजेंट है या नहीं। तो दोस्तों मोस्टली जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज दोस्तों सभी जगह में पाए जाते हैं। आपके हाथों में भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, आपके फेस में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। इवन दो आप जो पूप निकालते हैं सुबह सुबह, उसमें भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। तो दोस्तों कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज का प्रेजेंस या एब्सेंस हमारे पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को दर्शाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें थोड़ा सा कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये जनरली हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों, ये सभी तरह के वार्म ब्लडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आपके हाथों में भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज पाया जाता है, और आपके फेस में भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ना, ये एक बैक्टीरिया का फैमिली होता है। इसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉली होता है, बी कॉली होता है, सी कॉली होता है, ई कॉली होता है। कॉली का मतलब हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म को यहाँ पर शॉर्ट में कॉली बोला जा रहा है। ओके, तो दोस्तों ये सभी कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं जो कि हमारे कॉलीफॉर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनमें से दोस्तों जो हमारा ई कॉली ग्रुप है ना, ई कॉली बैक्टीरिया, वो हमारा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जो कि हमारे पैथोजेंस को इंडिकेट करता है इन वाटर में। तो ई कॉली बैक्टीरिया जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन है, किसके लिए? पैथोजेंस के इंडिकेशन के लिए। ओके, तो दोस्तों इसीलिए हमारे वाटर के अंदर पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज के प्रेजेंस या एब्सेंस को पता करने के लिए हमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज के प्रेजेंस या एब्सेंस को पता करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये आखिर कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग कॉलीफॉर्म टेस्ट का यूज़ करते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट जो है दोस्तों वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा मेम्ब्रेन टेस्ट, दूसरा है हमारा एमपीएन टेस्ट यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, और तीसरा है दोस्तों हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो चलिए दोस्तों इन तीनों टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेम्ब्रेन टेस्ट। तो मेम्ब्रेन टेस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो मेम्ब्रेन टेस्ट होता है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक वाटर का सैंपल लेते हैं और उसको एक थिन स्टीराइल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का स्टीराइल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर हमारा वीडियो में शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्टीराइल मेम्ब्रेन है ना, इससे हमारा वाटर तो पास कर जाता है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो पास नहीं कर पाता है। यानी कि ये स्टीराइल मेम्ब्रेन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर से फिल्टर आउट कर देता है। तो दोस्तों अभी हमने जो है वाटर सैंपल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर लिया है। अब बारी आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट करने की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज को काउंट करते हैं। अब दोस्तों कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज को काउंट करने के लिए हमें उसे सबसे पहले एक एम इंडो मीडियम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसे हम लोग एक इंक्यूबेटर में रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 48 आवर्स, और या फिर अगर हमें जल्दी करना है तो 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं फॉर 24 आवर्स। अब जो ये दोस्तों इंक्यूबेटर है ना, ये एक तरह का मशीन है जिसमें कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज को एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, एक हैबिटेबल जोन मिलता है, जिससे कि वो लोग अच्छे से अपना ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे बात करें तो दोस्तों जो ये इंक्यूबेटर है ना, ये एक तरह का मशीन है जिससे कि हम लोग अंडे से मुर्गी निकालते हैं। ओके, तो ये वही मशीन है जिससे कि हम लोग अंडे को मुर्गी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने सुना है ना, जो अंडे होते हैं उसे किसी मशीन में डाल करके हम लोग उससे चूज़ा निकालते हैं, मुर्गी का बच्चा निकालते हैं। तो ये वही मशीन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंडे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि वो मुर्गी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यही है दोस्तों हमारा इंक्यूबेटर मशीन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज को प्लेस करते हैं और उसे हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पर 48 आवर्स के लिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए रखते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ना वो अच्छे से वहाँ पर रिप्रोड्यूस हो पाता है और उसका ग्रोथ वहाँ पर अच्छे से हो पाता है। अब दोस्तों उसका ग्रोथ होने से हमें जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये जो थिन मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज जो है वो अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के आसानी से कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ डॉट लाइक धब्बे धब्बे नजर आ रहे हैं। ये जो धब्बे हैं ना दोस्तों, ये हमारे बैक्टीरिया के कॉलोनीज हैं। यहाँ पर जितने भी कॉलोनीज है दोस्तों, ये एक एक बैक्टीरिया से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये बैक्टीरियाज ही होते हैं जो कि बाद में ग्रो करके एक कॉलोनी को फॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम लोग सभी डॉट्स को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर काउंट कर लेते हैं, जिससे कि हमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज के नंबर्स के बारे में जो है पता चलता है और हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में जो है यहाँ पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज मौजूद है इस प्रॉपर वाटर सैंपल में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेम्ब्रेन टेस्ट होता है वो आखिर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज की क्वांटिटी को नापने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में, जो कि है हमारा MPN टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि MPN टेस्ट आखिर क्या होता है। अब दोस्तों हमारा जो MPN टेस्ट है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग 4 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उनको जो है हम लोग नाम दे देते हैं टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, टेस्ट ट्यूब C, टेस्ट ट्यूब D। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 9 ml ऑफ डिस्टिल वाटर हर एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो वाटर सैंपल है जिसे हमें टेस्ट करना है, उससे हम लोग 1 ml ऑफ वाटर सैंपल लेते हैं और उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब A में डालते हैं, जिससे हमारा टेस्ट ट्यूब A में टोटल वाटर का क्वांटिटी जो है वो 10 ml का हो जाता है। और यहाँ पर हमारा डाइल्यूशन जो हो जाता है वाटर का वो होता है 1/10, क्योंकि पहले से हमने उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके रखा था 9 ml और हमने बाद में उसमें ऐड किया 1 ml ऑफ सैंपल वाटर। अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब A से 1 ml ऑफ वाटर हम लोग ले करके टेस्ट ट्यूब B में डाल देते हैं। तो इससे जो टेस्ट ट्यूब B है वहाँ पर हमारा डाइल्यूशन हो जाता है 1/100 का। फिर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब B से 1 ml ऑफ वाटर ले करके टेस्ट ट्यूब C में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाइल्यूशन जो है वो हो जाता है 1/1000 का। फिर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब C से सेम वही 1 ml ऑफ वाटर ले करके टेस्ट ट्यूब D में हम लोग डाल देते हैं और यहाँ पर हमें डाइल्यूशन मिलता है 1/10,000 ऑफ द सैंपल वाटर। तो अब हमारे पास दोस्तों 4 टेस्ट ट्यूब्स है जिनमें कि अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर्स में हमारे वाटर मौजूद है। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 के डाइल्यूशन फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब्स में वाटर सैंपल मौजूद है। अब दोस्तों इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करके टोटल 5 सेट्स बनाया जाता है इस तरह के टेस्ट ट्यूब्स का, जिसमें कि सेम डाइल्यूशन फैक्टर रहता है वाटर का। अब हमारे पास जो है 5 सेट्स हो गए हैं टेस्ट ट्यूब्स के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उन सभी 5 सेट्स के टेस्ट ट्यूब्स को, जिनमें 4 अलग अलग तरह के डाइल्यूशन फैक्टर्स में वाटर हमारे मौजूद हैं, और फिर दोस्तों इसके अंदर लैक्टोज ब्रोथ नाम का एक केमिकल डाला जाता है, जो कि एक तरह का न्यूट्रिशन होता है हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज के लिए। फिर दोस्तों इन 5 सेट्स के टेस्ट ट्यूब्स को इनक्यूबेटर के अंदर डाला जाता है, जिसमें कि हमारा इनक्यूबेटर जो है वो 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस में चलता है 24 टू 48 आवर्स तक। अब इस दौरान जो है दोस्तों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब्स है इनमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हो रहा है या नहीं। अगर हमारे टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हो रहा है, इसका मतलब हमारे वाटर सैंपल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज मौजूद हैं। और अगर उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे वाटर सैंपल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन ही बताता है कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है या फिर नेगेटिव आया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 4 टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर्स में वाटर थे, तो इससे क्या होता है, हमारा अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ वाटर में अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग अमाउंट में हमारा जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो रेशियो हमें मिलता है, उस रेशियो को हम लोग एम्पियन टेबल में सेट करके देखते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि आखिर हमारे पानी में कितना कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। जानता हूँ ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
और यार एमपीएन टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए आज के टाइम पे एमपीएन टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता। तो दोस्तों यही था हमारा एमपीएन टेस्ट यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, कुछ इसी तरह का होता है। ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम पे हम लोग इसे काम में भी नहीं लेते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट में, जो कि हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। इसे अगर हम लोग ई कॉली इंडेक्स टेस्ट बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग ई कॉली बैक्टीरियाज का प्रेजेंस जो है चेक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सिर्फ ई कॉली बैक्टीरिया का प्रेजेंस ही क्यों चेक किया जाता है, इसके पीछे भी दोस्तों एक कारण है। जो ई कॉली बैक्टीरिया है दोस्तों, वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है हमारे कॉलीफॉर्म ग्रुप का, या फिर कॉलीफॉर्म फैमिली बोल सकते हैं, जो कि हमारे पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग ई कॉली बैक्टीरियाज को ज़्यादा भाव देते हैं। जो ई कॉली टेस्ट है दोस्तों, वो भी बिल्कुल एमएनपी के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम लोग ई कॉली टेस्ट में भी अपनाते हैं। यहाँ पर भी हमारा 4 टेस्ट ट्यूब्स होता है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग डायल्यूशन फैक्टर्स में वाटर सैंपल को रखते हैं और उसे हम लोग इंक्यूबेट करते हैं 24 घंटे तक 35 डिग्री सेल्सियस में। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होता है तो हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव निकलता है, अगर नहीं होता है तो हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव निकलता है। अब दोस्तों ये भी हमारे 3 स्टेजेस में होते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रिजम्पटिव टेस्ट, जो कि हमारा इनिशियल स्टेज होता है इस टेस्ट का, जिसमें कि हम लोग पता करते हैं कि हमारा सैंपल में पॉजिटिव रिजल्ट आया है या फिर नेगेटिव रिजल्ट आया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ होता है उसे हम लोग आगे फर्दरली और ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो टेस्ट है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि इसमें हमारा इतना बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है या फिर इतना ई कॉली जो है वो मौजूद है। और लास्ट में दोस्तों आता है हमारा कंप्लीट टेस्ट। इसमें हम लोग का क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरियाज़ को, और लास्ट में हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं कि कितना हमारा ई कॉली बैक्टीरियाज़ मौजूद है इस प्रॉपर सैंपल ऑफ वाटर में। तो कुछ इसी तरह का है दोस्तों हमारा ई कॉली टेस्ट। ये काफ़ी सिमिलर है हमारा एमएनपी से। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, एमएनपी टेस्ट या फिर ई कॉली टेस्ट, तो आंसर होगा दोस्तों एमएनपी टेस्ट, क्योंकि वो हमारे मोस्ट प्रोबेबल नंबर को दर्शाता है। यानी कि हमारा एमएनपी जो है वो थोड़ा-सा एक्यूरेट है हमारे ई कॉली टेस्ट से। तो दोस्तों ले दे के इस तरह के 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हमारे वाटर में मौजूद कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज़ के प्रेजेंस को चेक करने के लिए, जिससे कि हम लोग हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे वाटर के अंदर। तो दोस्तों जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हमें काफ़ी सारे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए टेबल से देख सकते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कितने सारे कांड करते हैं, कितने सारे डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को। डिजीज़ लाइक टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, जॉन्डिस वगैरह हो गया, ये सभी जो है हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं। और दोस्तों जो ये बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ है, ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आयरन बैक्टीरिया करके बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे वाटर सप्लाई पाइप्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन कॉज करता है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रस्टेशन फॉर्म करता है। फिर दोस्तों एक सल्फर बैक्टीरिया करके बैक्टीरिया होता है, जो कि अगर हमारे वाटर में मौजूद है तो उस वाटर को हम लोग कंक्रीट मिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वरना हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो खराब हो सकता है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को थोड़ा-सा भी हमारे वाटर में अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे वाटर के अंदर जो पैथोजेंस की क्वांटिटी है ना, वो हमारी नील होती है, यानी कि ज़ीरो होती है। थोड़ा-सा भी हमारा पैथोजेंस जो है वाटर के अंदर प्रेज़ेंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो आई होप आपको दोस्तों बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस न कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।